जो भी जितने भी टाइप की स्ट्रेटजीज होती है पहले हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेसिक हमारे पास 3 टाइप की स्ट्रेटजीज होती हैं जिनको हम 3 टाइप्स ऑफ लेवल ऑफ मैनेजमेंट से रिलेट करते हैं, ठीक है। हमारे कौन कौन से लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं? टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, ठीक। 3 टाइप के लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं। इन्हीं 3 टाइप के लेवल ऑफ मैनेजमेंट को हम 3 टाइप की स्ट्रेटजीज से रिलेट करते हैं। लाइक 3 टाइप की स्ट्रेटजीज क्या होती है, अभी हम स्क्रीन शेयर करेंगे, ये सिर्फ वर्बली कुछ डिस्कस कर रहे हैं, वो है। तो पहली होती है हमारी बिजनेस कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी, नेक्स्ट होती है हमारी बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी, लास्ट होती है हमारी फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी, फाइन। तो अगर हम कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी की बात करें तो ये वो स्ट्रेटजी होती है जो कि कंपनी की टॉप मोस्ट अथॉरिटीज के थ्रू बनाई जाती है। बेसिकली दे आर द पॉलिसी मेकर्स, ठीक। लाइक अब हम इस कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी को रिलेट करेंगे अपने टॉप लेवल मैनेजमेंट के साथ, ठीक है। सेम उसी तरीके से नेक्स्ट होती है हमारी बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी। बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी हमारी रिलेट करती है मिडिल लेवल मैनेजमेंट के साथ। क्यों? क्योंकि जो ये बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी होती है ये बनाई जाती है जो किसी भी फर्म में वेरियस डिविजन्स या यूनिट्स रन कर रही होती है, उनके जो ईच डिविजनल यूनिट के जो मैनेजर होते हैं उनके थ्रू। तो वो जो बनाते हैं वो बेसिकली मिडिल लेवल मैनेजमेंट स्ट्रेटजी में आता है, इसलिए इसे हम रिलेट करते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट के साथ। लास्ट आता है हमारा, इधर आता है फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी। पैरेलल में हमारी चलती है लोअर लेवल मैनेजमेंट। फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी उन लेवल ऑफ मैनेजमेंट के थ्रू बनाई जाती है, वो वाले जो बेसिकली वो लोग जो मशीनरीज पर या काम करते हैं या ऑपरेटिव लेवल स्टाफ होते हैं, ठीक है। इसीलिए इन तीन इस स्ट्रेटजी को हम रिलेट करते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट के साथ, ठीक है। अब ये तो बेसिक सी एक डिस्क्रिप्शन हो गया कि कितने टाइप की स्ट्रेटजीज होती हैं और उनको कैसे हम अपने लेवल ऑफ मैनेजमेंट के साथ रिलेट करते हैं, ठीक है। अब हमें ये देख, मैम स्लाइड नहीं शो हो रही है मैम। हाँ मैम स्लाइड नहीं शो हो रही है। अभी हमने बेटा ऑन ही नहीं किया था ना, अब तक सिर्फ डिस्कशन चल रहा था, इस वजह से। ओके मैम ओके। अब शो करेगा, वेट करो बस 1 मिनट। हाँ अब तक सिर्फ डिस्कशन चल रहा था, सिर्फ बता रहे थे यहाँ से हम, अब दिख रहा है। और अगर क्लियर व्यू चाहिए तो इंडिविजुअल सब लोग थोड़ा सा जूम कर लो, ठीक है। मैम शो हो रही है। नेक्स्ट हमारा ये यहाँ से हमारी मेन यूनिट 3 स्टार्ट होती है, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस एंड चॉइस से, ठीक है। स्ट्रेटेजिक एनालिसिस कहे या स्ट्रेटेजिक ऑल्टरनेटिव कहे एक ही चीज है, लिखा भी हुआ है SAC, मींस स्ट्रेटेजिक एनालिसिस एंड चॉइस सीक्स टू डिटरमाइन alternative courses of action that could best enable the firm to achieve its mission and objectives. Strategic analysis and choice, analysis and choice नाम से ही पता लग रहा है, जब हमें कुछ चूज करना होता है that means we have lots of options, okay? अगर हमारे पास ऑप्शंस नहीं होंगे तो हम चूज किसे करेंगे? अगर हमारे पास कोई एक ही एंटिटी है तो हमें अल्टीमेटली वही अपने पास रख लेनी है, उसी पर ही काम करना है, ठीक है। बट अगर हम कह रहे हैं यू हैव टू चूज among all the given, इस टाइप से कुछ, that means that you have an option, lots of option या more than 2 to 3 options, and out of that 2 to 3 you have to choose या और select one, ठीक है। तो वही बात कहते हैं स्ट्रेटेजिक एनालिसिस एंड चॉइस का मतलब होता है डिटर्मिनेशन किसका, ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन जो तुम्हारे पास है और जिनमें से तुम्हें सूट करना है किसको, जो कि तुम्हारी फर्म को इनेबल करे टू अचीव इट्स मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स। मिशन और ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट जो भी हैं उनको हेल्प चूज करने में, ठीक है। जो फर्म, किसी भी फर्म की जो प्रेजेंट स्ट्रैटेजी होती है, ठीक है, जो भी जिन स्ट्रैटेजीज पर वो काम कर रही होती है वो फर्म या उसके पास जो भी ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, बेसिक उसमें 3 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। अब वो 3 क्वेश्चंस क्या होते हैं वो ध्यान दो। फर्स्ट होता है हाउ इफेक्टिव हैज द एग्जिस्टिंग स्ट्रेटजी बीन, सेकंड हाउ इफेक्टिव विल दैट स्ट्रेटजी बी इन द फ्यूचर, थर्ड वन इज व्हाट विल बी द इफेक्टिवनेस ऑफ सेलेक्टेड ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज।
for changes in the existing strategy carried out using certain tools for the future. सबसे पहला तो ये है कि जो भी स्ट्रेटजी हम यूज कर रहे हैं वो कैसे इफेक्टिव है, ठीक है. हाउ इफेक्टिव मीन्स किस तरह से इफेक्टिव है, ठीक. सेकेंड क्वेश्चन है क्या जो स्ट्रेटजी हम यूज कर रहे हैं वो फ्यूचर टाइम पीरियड में भी इफेक्टिव रहेगी, ठीक है. पहली तो ये थी कि वो किस तरीके से एग्जिस्टिंग स्ट्रेटजी हमारी इफेक्टिव है. सेकेंड थी कि वो फ्यूचर टाइम पीरियड में क्या इफेक्टिव रहेगी. थर्ड है व्हाट विल बी द इफेक्टिव, जो हमने ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज में से एग्जिस्टिंग स्ट्रेटजी जो हमने सेलेक्ट की थी उसकी इफेक्टिवनेस क्या रहेगी फ्यूचर टाइम पीरियड में अगर हम कुछ सर्टेन टूल्स का यूज करते हैं तो. बच्चों 2 मिनट का वक्त दो, बस 2 मिनट का हम पानी पी लें प्लीज, बस 2 मिनट. हाँ बस 2 मिनट. ओके मैम. ओके मैम. रोजा तो ये हमारे 3 क्वेश्चंस थे. पहला क्वेश्चन तो यही था कि जो एग्जिस्टिंग स्ट्रेटजी है वो कैसे इफेक्टिव है. सेकेंड था कि जो एग्जिस्टिंग स्ट्रेटजी है वो फ्यूचर में क्या इफेक्टिव रहेगी. और थर्ड था जो अल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज थी उसमें से जो पर्टिकुलर हमने चूज करी जो या फिर जो करंट में एग्जिस्टिंग स्ट्रेटजी है हमारी फॉर्म के लिए अगर हम उस पर कोई सर्टेन टूल अप्लाई करते हैं तो उसकी इफेक्टिवनेस क्या होगी, ठीक है. तो ये थे हमारे बेसिकली यही 3 क्वेश्चंस होते हैं इसी टाइप से हमारी एग्जिस्टिंग स्ट्रेटजी को लेकर जिनकी हमें एनालिसिस करनी होती है और उसी एनालिसिस को ही हम आगे बढ़ाते तो हम अपनी स्ट्रेटजीज का सिलेक्शन करते हैं. तो बेसिकली ये पूरा एक टॉपिक है स्ट्रेटजी एनालिसिस एंड चॉइस. बट अगर हम इसको बाइफरकेट करें या डिवाइड करें तो हमारे पास 2 टॉपिक्स बन रहे हैं. एक तो स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, दूसरा स्ट्रेटेजिक चॉइस. अब हम बात करते हैं एनालिसिस की. तो जब एनालिसिस की बात करते हैं ये क्या होता है. Strategic analysis is about looking at what is happening outside the organization now and in the future. Strategic analysis माने ये देखना कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बाहर क्या हो रहा है अभी और आगे क्या होगा या क्या हो सकता है इन द फ्यूचर. Strategic analysis में भी बेसिकली 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. वो 2 क्वेश्चंस क्या है. हाउ माइट व्हाट्स हैपनिंग इफेक्ट, क्या इफेक्ट हो सकता है जो भी हो रहा है बाहर उसके क्या इफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है. नेक्स्ट व्हाट वुड बी द रिस्पांस टू लाइकली चेंजेस, जो भी और अगर कोई ऊपर जो इफेक्ट हो रहा है उससे जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसका क्या रिस्पांस हो सकता है, ठीक है. बेसिकली ये जो स्ट्रेटजी होती है, ठीक है, इसमें हम 3 चीजों पर मेन काम करते हैं, ठीक है. वो 3 चीजें हमारी क्या होती हैं, जो ये 3 चीजें हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इन्हीं 3 चीजों के बेसिस पर इन्हीं 3 चीजों पर हम काम करते हैं और इन्हीं 3 चीजों के बेसिस पर हम अपनी जो भी हमारे फर्म की फ्यूचर है उसको हम क्या करते हैं तय पाते हैं इन द सेंस की डिपेंड करती है हमारी जो फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी है या जो भी हमारी फर्म का फ्यूचर है वो उन्हीं ही 3 पिलर्स पर बेस होता है. अब वो 3 क्या है. पहला तो है हमारा कस्टमर, ठीक है. ऑब्वियस सी बात है कस्टमर इसलिए है क्योंकि कस्टमर ही हमारे लिए होल सोल होता है जो भी होता है. क्योंकि जो भी हमारा प्रोडक्ट है कहा भी गया है एक लाइन कही गई है कस्टमर इज द किंग. हर एक फर्म के लिए हर एक इंडिविजुअल फर्म के लिए जो भी उसका कस्टमर होता है उस फर्म को उस कस्टमर को एज अ किंग ही ट्रीट करना पड़ता है. जैसा वो किंग या वो कस्टमर चाहता है उसी के अकॉर्डिंग चेंजेस भी फर्म को करने पड़ जाते हैं अपने प्रोडक्ट में. और प्रोडक्ट के लिए वो ऑलरेडी जो प्लानिंग करके रखा है या जो भी प्लान कर रहा है उसमें जो भी चेंजेस होने हैं वो अकॉर्डिंग टू दैट कस्टमर से अकॉर्डिंग टू दैट किंग ही होने चाहिए. सेकंड क्या है कॉम्पिटेंसी बेसिकली हमारी वो क्या बोल सकते हैं कुछ स्पेसिफिक स्किल्स या एक्सपर्टीज होती हैं, ठीक है, जिनके थ्रू हम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करते हैं टू आवर कॉम्पिटिटर्स, ठीक है. नेक्स्ट लास्ट है हमारा कंपटीशन. अब ऑब्वियस सी बात है हमारे अंदर
कोई एक स्किल है या कोई एक एक्सपर्टीज है, तो उसको हम कहाँ यूज करेंगे? कंपटीशन में ही तो यूज करेंगे। उस कंपटीशन में जहाँ पे हमें क्या करना है, अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से हम बेटर फॉर्म में सरवाइव कर सकते हैं, और सरवाइव भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं कि जो भी हमारा प्रोडक्ट है वो अदर और अवेलेबल जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनसे कैसे बेहतर है, और कैसे फ्यूचर में बेहतर और अपनी कॉम्पिटेंसी दिखा सकता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये 3 है हमारे बेसिक एरिया ऑफ इंटरेस्ट ये कह सकते हो, या पिलर्स कह सकते हो, कुछ भी। यही वो होते हैं जिनका पूरा पूरा फायदा हमें कहाँ पे हम ले सकते हैं, जब हमें अपनी कोई भी एग्जिस्टिंग स्ट्रेटजीज में से का ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज में से एग्जिस्टिंग जो हमारे पास रन कर रही है उसके हम एनालिसिस तो कर चुके हैं, इवन चूज भी कर चुके हैं। अब हमें उससे नेक्स्ट स्टेप पर अगर आना होता है, तो यही मेन हमारे 3 फैक्टर्स होते हैं जिनके बेसिस पर हमें काम करना होता है। फर्स्ट वन इज कस्टमर्स, सेकंड वन इज कॉम्पिटेंसीज, थर्ड वन इज कंपटीशन। अब हम बात करते हैं स्ट्रेटेजिक एनालिसिस के प्रोसेस की। क्या प्रोसेस होती है? सबसे पहली हमारी होती है इंडस्ट्री एनालिसिस। इंडस्ट्री एनालिसिस में हमें ये देखना होता है सबसे पहले कि जो भी हमारी इंडस्ट्री है या हमारी फर्म है वो किस इंडस्ट्री से रिलेटेड है। ठीक है, जो इंडस्ट्री एनालिसिस है उसके भी अंडर में इंडिविजुअल स्टेप्स है। लाइक फर्स्ट वन इज डिफाइन द बिजनेस। हमें तय करना होगा कि हमारा बिजनेस क्या है। सबसे पहले हमें उसको डेफिनेशन देनी होगी। अरे 3 ही थे, पेज मिस हो गया है कोई। ओहो, आई थिंक एक पेज मिस हो गया है। खैर कोई बात नहीं, इसी पे ही बात करते हैं। वो पेज हम बाद में, देखो उसकी एक अलग से स्क्रीनशॉट भेज। मैम डायग्राम है ना, डायग्राम की बेसिस पे आप उसको बता दीजिए हम लोग को डायग्राम फिर। के बेसिस पे अभी फिलहाल बता देते हैं, बाकी जो चेंज हुआ होगा वो हम बता देंगे। ठीक है, कोई भी अगर ओके मैम। फोटो वगैरह कुछ भी मिस हुई है तो वो हम बाद में ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले हमने क्या की, इंडस्ट्री की एनालिसिस कर ली कि जो भी हमारी फर्म है वो क्या है, किस इंडस्ट्री से डिनोट करती है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद जो स्टेप है, अगर तुम लोग कहीं नोट कर रहे हो तो जरा नोट कर लो। सबसे पहला हमने इंडस्ट्री की एनालिसिस की। उस इंडस्ट्री एनालिसिस फर्स्ट स्टेप में ही जो उसके अंडर में फर्स्ट सब स्टेप था वो था डिफाइन द बिजनेस। ठीक है, हमने ये देख लिया कि हमारा बिजनेस क्या है। जो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है वो लिखो डिस्क्राइब द इंडस्ट्री स्ट्रक्चर। डिस्क्राइब द, मैम एक मिनट। हाँ सेकंड है, पहला था डिफाइन द बिजनेस, सेकंड लिखो डिस्क्राइब द इंडस्ट्री स्ट्रक्चर। डिस्क्राइब द इंडस्ट्री स्ट्रक्चर। हमने क्या किया, अपने बिजनेस को डिफाइन कर लिया कि हमारा जो भी फर्म है वो किस बिजनेस से रिलेट कर रही है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, जो हम जिस इंडस्ट्री, हमारी जो फर्म है वो किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के सेगमेंट पर होगी ना, लाइक गारमेंट है कि टेक्सटाइल है कि क्या है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जो भी है। ठीक है, हमने क्या किया, उसके बाद अपने जब बिजनेस को डिफाइन कर लिया उसके बाद इंडस्ट्री के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब किया। ठीक, अब जब हमने अपने इंडस्ट्री स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब कर लिया उसके बाद जो नेक्स्ट सब स्टेप थर्ड लिखो, आइडेंटिफाई की सक्सेस फैक्टर्स। थर्ड लिखो आइडेंटिफाई की सक्सेस फैक्टर्स। आइडेंटिफाई की सक्सेस फैक्टर्स। सबसे पहले बिजनेस को डिफाइन किया, सेकंड इंडस्ट्री स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब किया, थर्ड में लिख लो आइडेंटिफाई की सक्सेस फैक्टर्स। मैम सेकंड वाला क्या बोली थी, डिस्क्राइब इंडस्ट्री स्ट्रक्चर, हमारी इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, लास्ट हमारा हो गया आइडेंटिफाई की सक्सेस फैक्टर्स। अब हमने जब इंडस्ट्री का अपना स्ट्रक्चर डिस्क्राइब कर लिया, अब हमें ये देखना है कि किन की फैक्टर्स पर बेस्ड है हमारी इंडस्ट्री। यूजुअली हमारी 3 ही की फैक्टर्स होते हैं जो ऑलरेडी अभी हमने बताए थे। कौन सा बताया था, सबसे पहला हमने क्या बताया था,
कस्टमर, कस्टमर ही तो होता है जो कि हमारे लिए फॉर एनी बिजनेसमैन या बिजनेस एंटरप्राइज कस्टमर इज सपोज टू बी द किंग। कस्टमर को किंग कहा जाता है। द जो फोरमोस्ट ऑब्जेक्टिव होता है या सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है फॉर एनी फर्म इज द क्या होता है, फुलफिलमेंट ऑफ द नीड्स ऑफ द कस्टमर्स। ठीक है। सेकंड हमारा क्या अभी हमने बताया था, कॉम्पिटेंसीज। कॉम्पिटेंसीज बोले तो स्किल या एक्सपर्टीज, जिसमें हर एक फॉर्म में कोई भी एक पर्सन होता है, उसे उसी एक पर्सन को चाहे एक ही फील्ड में एक्सपर्टीज हो, एक्सपर्टीज जरूर होती है। कोई भी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, पर्सन टू पर्सन ये क्वालिटी वेरी करती है, बट हर एक इंसान में एक क्वालिटी तो होती ही होती है। फाइन, ये हमारा हो गया थर्ड सब स्टेप। सबसे पहला था आइडेंटिफाई द बिजनेस। अब सेकंड है हमारा बिजनेस स्ट्रेटजी चॉइस एनालिसिस। ठीक है, जो कि इसमें हमारा दिख रहा है सेकंड स्टेप, बिजनेस स्ट्रेटजी एनालिसिस। बिजनेस स्ट्रेटजी एनालिसिस में भी हमारे क्या होते हैं, बहुत सारे सब स्टेप्स चलते होते हैं। तुम लोग ये लिखते भी रहो। सेकंड, ये जो सेकंड स्टेप है बिजनेस स्ट्रेटजी एनालिसिस, इसकी फोटो हम ग्रुप पे बाद में अलग से भेज देंगे पीडीएफ से हटकर। तुम लोग इसके अंदर जो सब स्टेप है वो भी लिख लो। उसमें पहला लिखो आइडेंटिफाई स्ट्रेटेजिक गोल्स। आइडेंटिफाई स्ट्रेटेजिक गोल्स। जो भी हमारी बिजनेस की स्ट्रेटेजीज है उसकी एनालिसिस में जो हमारा फर्स्ट स्टेप है वो यही है कि आइडेंटिफाई स्ट्रेटेजिक गोल्स। हमें सबसे पहले अपने किस पर, ऑब्जेक्टिव या गोल पर ध्यान देना होगा कि हमारा स्ट्रेटेजिक गोल क्या है, उसी को हम आइडेंटिफाई करें। लाइक अगर हमारी फर्म है, सपोज कोई हमारी फर्म है, वहां कोई प्रोडक्ट जनरेट होता है, वो पिछले 5 साल से नंबर 1 पर रहा प्रोडक्ट। अब हमें ऐसा रियलाइज हो रहा है कि मे बी हमारा जो भी हमारा प्रोडक्ट है वो ऑब्सलीट टेक्नोलॉजी पर है, या जो कुछ भी, कुछ तो प्रॉब्लम है कि शायद जो भी हमारा कस्टमर है वो डे बाय डे क्या कर रहा है, हमारे प्रोडक्ट से स्विच करके फॉरेन कंपनीज के प्रोडक्ट की ओर जा रहा है, या हमारे प्रोडक्ट से स्विच करके वो दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट की ओर जा रहा है। ऐसा वो क्यों कर रहा है? इसी चीज को जानने के लिए या तय करने के लिए या इम्प्रूव करने के लिए हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले अपने we have to identify strategic goals according to our strategic management। ठीक है, according to our strategic management हमें ये सबसे पहले देखना होगा हमारे बिजनेस के क्या क्या स्पेसिफिक गोल्स है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या होगा, बोलो कोई आइडिया? हमने अपने स्ट्रेटजिक गोल तो आइडेंटिफाई कर लिए। नेक्स्ट लिखो डिफाइन बिजनेस स्ट्रेटजी। सेकंड पॉइंट है। नहीं है, सेकंड स्टेप लिखो डिफाइन बिजनेस स्ट्रेटजी। हमने अपने स्ट्रेटजिक गोल तो आइडेंटिफाई कर लिए। अब हमें जो भी हमारी स्ट्रेटजीज हम अप्लाई करना चाहते हैं या इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं उनको हमें डिफाइन करना होगा। तो सेकंड स्टेप लिखो डिफाइन बिजनेस स्ट्रेटजी। सबसे पहला हो गया हमारा आइडेंटिफाई स्ट्रेटजिक गोल्स, सेकंड हो गया डिफाइन बिजनेस स्ट्रेटजी। ठीक है, थर्ड लिखो आइडेंटिफाई इंटरनल कैपेबिलिटीज एंड स्किल्स। थर्ड लिखो आइडेंटिफाई स्ट्रेटजिक, मैम इंटरनल कैपेबिलिटी बोलिए आप। कैपेबिलिटी आइडेंटिफाई इंटरनल कैपेबिलिटीज एंड स्किल्स। इंटरनल कैपेबिलिटीज एंड स्किल्स। हमने जब अपने स्ट्रेटजिक गोल को डिफाइन किया उसके बाद हमने अपने बिजनेस के लिए स्ट्रेटजीज को क्या क्या फॉर्मुलेट किया, देन आफ्टर वी विल गो फॉर इम्प्लीमेंटेशन।
ठीक है। उसके बाद हमने जो स्ट्रेटजीज को डिफाइन किया है, क्या हम उन्हें अपने बिजनेस में सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर पाएंगे? इस चीज को जानने के लिए हमें सबसे पहले बिजनेस में ही क्या करना होगा, जो भी हमारी क्या है गोल्स थे या बिजनेस स्ट्रेटजी हमने डिफाइन की थी, उनको अपने क्या करें, कह सकते हैं, जो भी हमारी फर्म की इंटरनल कैपेबिलिटीज है या जो भी स्किल्स है, उसके थ्रू क्या करना बताओ, कोई आइडिया दो, क्या बोलना चाह रहे हैं हम लोग? कोई रिस्पॉन्स नहीं देते हो। अरे अगर हम कोई स्ट्रेटेजी अपने बिजनेस के लिए चूज कर रहे हैं, वो हमारी सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट तो तभी हो पाएगी ना जबकि हम ये जानते हो कि हमारी फर्म की कैपेबिलिटी क्या है और उसे किस किस काम में एक्सपर्टीज है, किन स्ट्रेटजीज को वो सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर पाएगा। ये जानने के लिए ही हमें आइडेंटिफाई करना होगा अपनी इंटरनल कैपेबिलिटीज या स्किल्स को। अगर हम अपनी स्किल्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, शायद तभी हम उन आइडेंटिफिकेशन के बाद उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर पाएंगे। लास्ट लिखो इसी में ही फोर्थ पॉइंट, जो ये सेकंड पॉइंट था उसी का ही फोर्थ पॉइंट लिखो, स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस। स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस, ये था हमारा सेकंड पॉइंट का लास्ट स्टेप। स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस में अब हमें ये देखना है हमारा सब सेट हो चुका है, ठीक है, जो भी हमारे इंटरनल कैपेबिलिटीज या स्ट्रक्चर थे या जो भी प्रॉब्लम थी, ठीक है, सब कुछ क्लियर हो चुका है। अब हमें एक चीज पर ध्यान देना है, वो क्या, कि जो भी हमारी स्ट्रेटजीज थी, जो हमने आइडेंटिफाई करके उसके बाद हमने उनको इम्प्लीमेंट किया अपने बिजनेस में, हमें ये ध्यान देना है कि नजदीक आते ही सारे के सारे क्या, जो भी हमारी स्ट्रेटजीज हैं वो सक्सेसफुली अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे पा रही हैं या नहीं दे पा रही हैं, ठीक है। ये हम कैसे करेंगे, स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस के थ्रू करेंगे। क्लियर है? यस मैम। ओके, तो ये तो हमारा सेकंड पॉइंट हो गया, कौन सा, बिजनेस स्ट्रेटेजी एनालिसिस। अब हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, जो है स्ट्रेटेजी इवेल्युएशन एंड रिकमेंडेशन। जो अब हमने अपनी स्ट्रेटजीज को आइडेंटिफाई कर लिया, उनको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर दिया और उसके बाद हमने उसकी परफॉर्मेंस भी जज कर ली, ठीक है, कि जो भी हमारी स्ट्रेटजीज है वो किस तरीके से परफॉर्म कर रही है इन फ्रंट ऑफ आवर बिजनेस, ठीक है। तो अब हम जब सिर्फ और सिर्फ हाँ सही है, स्ट्रेटजी इवेल्युएशन एंड रिकमेंडेशन। अब हमने क्या किया, जो ऊपर हमने परफॉर्मेंस वगैरह चेक की थी, स्ट्रेटजी इवेल्युएशन एंड रिकमेंडेशन, अब हमें जो हमने परफॉर्मेंस चेक की थी उस पर अब हमें ध्यान देना होगा कि जो भी हमारी स्ट्रेटजी थी अब हम उसका इवेल्युएशन करेंगे। और इवेल्युएशन में हमें ये देखना होगा कि जो हमारा इवेल्युएशन है वो हमारी अप टू मार्क है या नहीं, मीन्स हम प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ है या नहीं है, ठीक है। तो अब इसमें फर्स्ट स्टेप लिखो, स्ट्रेटजी इवेल्युएशन में फर्स्ट स्टेप लिखो, इवेल्युएट बिजनेस स्ट्रेटजी, इवेल्युएट बिजनेस स्ट्रेटजी। फर्स्ट लिखो इवेल्युएट बिजनेस स्ट्रेटजी। ये जो हमारा थर्ड स्टेप है इसी का ही फर्स्ट है, इसके अंडर फर्स्ट स्टेप लिखो इवेल्युएट बिजनेस स्ट्रेटजी। यस मैम। हो गया। अब हमें ये देखना है जो हमारी बिजनेस पर्टिकुलर एग्जिस्टिंग स्ट्रेटजी थी, ये जो पेज तुम लोगों का छूटा है ना, ये हम बाद में एक जब ये पीडीएफ सेंड करेंगे उसके बाद में ये एडिशनल सेंड कर देंगे, ठीक है। तो अब हमें ये देखना है कि जो हमारी एग्जिस्टिंग स्ट्रेटजी थी उसका इवेल्युएशन हम कैसे कर सकते हैं
जो भी हमारा प्रोडक्ट मार्केट में है उसके फीडबैक के थ्रू हम अपनी स्ट्रेटजी का इवैल्यूएशन कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट लिखो, आइडेंटिफाई क्रिटिकल इश्यूज एंड प्रायोरिटीज। आइडेंटिफाई क्रिटिकल इश्यूज एंड प्रायोरिटीज। Identify critical issues and priorities. हमें क्या करना है, हमने अपनी स्ट्रेटजी का इवैल्यूएशन किया, अब हमें स्ट्रेटजी का इवैल्यूएशन किया, अब हमें ये देखना है कि जो भी हमारी स्ट्रेटजी थी उसमें क्या इश्यूज सामने आए, हमारे कोई प्रॉब्लम आई या कोई भी कुछ भी ऐसे इश्यूज या कोई भी ऐसी चीज जो कि हमारी स्ट्रेटजी के इवैल्यूएशन के पार्ट पे क्या कर रही है, कोई भी ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रही है, ठीक है। तो जो भी इश्यूज या प्रायोरिटीज सामने आ रही है, सबसे पहले हमें उन्हें मेकपुट करना है, उनको ओवरकम करना है, क्योंकि उनको ही ओवरकम करने पर हम अपनी प्रॉफिटेबिलिटी के पाथ को क्लियरली क्या कर पाएंगे, इजिली हमें वो क्या होगा, क्या कह सकते हैं, ऐसे कह सकते हो कि हम अपनी प्रॉफिटेबिलिटी के पाथ को मेंटेन कर पाएंगे, ठीक है। जो भी हमें इश्यूज दिख रहे हैं, क्रिटिकल इश्यूज, जिनके बेसिस पर हमारी स्ट्रेटजीज का इवैल्यूएशन के पार्ट पर वो कहीं ना कहीं डाउनफॉल की तरफ जा रही है, ठीक है। अब हमने इश्यूज जो भी थे वो देख लिए, जो भी हमारी प्रायोरिटीज थी उनको हमने फुलफिल कर लिया। इसमें थर्ड स्टेप लिखो, मेक रिकमेंडेशंस। मेक रिकमेंडेशन। मेक रिकमेंडेशन। सबसे पहले हमने इवैल्यूएशन स्टार्ट किया अपनी स्ट्रेटजी का, जो हमने स्ट्रेटजी का इवैल्यूएशन स्टार्ट किया उसमें अब हमने फिर ये देखा जो भी इश्यूज हमारे सामने आए या जो भी प्रायोरिटीज सामने आई वो देखी। उसके बाद इन इश्यूज को क्लियर करने पर अब हमें रिकमेंडेशंस देखनी होंगी कि किन किन रिकमेंडेशन किसने मतलब जो कस्टमर ने फीडबैक दिया किस टाइप से फीडबैक दिया, मतलब अगर वो कोई इम्प्रूवमेंट चाह रहा है या कोई चेंजेस चाह रहा है क्वालिटी वाइज पैकिंग वाइज, कि कस्टमर शायद जो उसमें अट्रैक्टिवनेस वाला एक फैक्टर है वो कहीं ना कहीं शायद कुछ कम हो रहा हो, तो इस टाइप की जो भी चेंजेस कस्टमर चाहता है उसके लिए हमने रिकमेंडेशन दी, ठीक है। तो मेन जो थी स्ट्रेटजिक एनालिसिस में मेन हमारे 3 ही स्टेप थे। पहला क्या था, इंडस्ट्री एनालिसिस, दूसरा था बिजनेस स्ट्रेटजी, थर्ड था स्ट्रेटजी इवैल्यूएशन एंड रिकमेंडेशन, ठीक है। यही थी हमारे 3 स्टेप, लेकिन इन 3 स्टेप के अंडर में भी हमारे बहुत सारे थे, ठीक है। एक बार हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, ध्यान देना। सबसे पहला हमारा मेन स्टेप था इंडस्ट्री एनालिसिस, ठीक है, सुन रहे हो ना बच्चों? यस मैम। यस मैम। यस मैम। हाँ, उसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट था डिफाइन द बिजनेस, ठीक है। जो सेकेंड पॉइंट था वो था डिस्क्राइब द इंडस्ट्री स्ट्रक्चर, ठीक। थर्ड पॉइंट था आइडेंटिफाई की सक्सेस फैक्टर्स, ठीक। ये हमारे फर्स्ट इंडस्ट्री एनालिसिस के अंदर 3 सब स्टेप थे। अब हम पहुंचे सेकेंड स्टेप पर। सेकेंड स्टेप था हमारा बिजनेस स्ट्रेटजी एनालिसिस। इसके अंदर फिर से हमारे 3 से 4 स्टेप थे। सब स्टेप वो क्या थे, पहला था आइडेंटिफाई स्ट्रेटेजिक गोल्स, नेक्स्ट था डिफाइन बिजनेस स्ट्रेटजी, उसके बाद था आइडेंटिफाई इंटरनल कैपेबिलिटीज एंड स्किल्स, लास्ट था हमारा स्ट्रेटजिक परफॉर्मेंस, ठीक है। ये हमारे 4 सब स्टेप हो गए बिजनेस स्ट्रेटजी एनालिसिस में। थर्ड स्टेप पे जब हम पहुंचे स्ट्रेटजी के इवैल्यूएशन एंड रिकमेंडेशंस पे, वहां हमारा फर्स्ट सब स्टेप फिर से आया है, वो क्या था, इवैल्यूएट बिजनेस स्ट्रेटजी, नेक्स्ट था आइडेंटिफाई क्रिटिकल इश्यूज एंड प्रायोरिटीज, उसके बाद का था मेक रिकमेंडेशंस, ठीक है। ये थी हमारी प्रोसेस किसकी, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस की। अब ये प्रोसेस हो गई, इस प्रोसेस के बाद हमें कुछ बेनिफिट्स भी होंगे स्ट्रेटेजिक एनालिसिस से। वो बेनिफिट्स क्या क्या है, ध्यान दो। पहला बेनिफिट है हमारा सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी मींस, सस्टेनेबिलिटी समझते हो, लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए क्या करना, किसी चीज का सर्वाइवल होना, ठीक है। लिखा भी हुआ है टू सर्वाइव एंड सक्सीड लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक मार्केटर नीड टू थिंक एंड प्लान लॉन्ग टर्म। अगर हमें अपने बिजनेस या अपनी स्ट्रेटजीज को लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए
उनका सर्वाइवल चाहिए, तो जो भी स्ट्रेटेजिक मार्केटर है उसको लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए सोचना पड़ेगा और लॉन्ग टर्म प्लानिंग ही क्या करनी पड़ेगी, प्लान करनी पड़ेगी। सेकंड क्या है बेनिफिट, फंडिंग। स्ट्रेटेजिक एनालिसिस डेमोन्स्ट्रेट्स एन ऑर्गेनाइजेशंस रेलेवेंस एंड वायबिलिटी, इट इंक्रीजेस organizations credibility, so companies funding applications are more likely to succeed। जो भी स्ट्रेटेजिक एनालिसिस है उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन को अपनी रेलेवेंस और वायबिलिटी को क्या करना होगा, डेमोन्स्ट्रेशन उसका करना होगा। जैसे इससे क्या होगा, जो भी ऑर्गेनाइजेशन की क्रेडिबिलिटी होगी टुवर्ड्स देयर क्या कस्टमर, सप्लायर्स, स्टेक होल्डर्स, वो बढ़ेगी। ऐसे में जो उनकी फंडिंग होगी वो और ज्यादा सक्सेसफुल होगी, मींस मैक्सिमम लोग उनके लिए, उनके मींस ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपनी फंडिंग को ओपन करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट बेनिफिट है हमारा होल ऑर्गेनाइजेशन अप्रोच, लुकिंग एट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट which can help in taking a whole organization approach. It will help to work out how different trends might affect different elements of project, group or organization। हम जो भी हमारा एनवायरनमेंट है या एज अ बिजनेस ओनर हमारा जो भी फर्म है या ऑर्गेनाइजेशन है, उसको हमें एक ओवरऑल होल ऑर्गेनाइजेशन अप्रोच लेकर चलनी पड़ेगी। हमें ये ध्यान देना होगा कि कितने कौन कौन से वेरियस एलिमेंट्स या प्रोजेक्ट्स हैं जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं और जिनके ट्रेंड्स का हम पर मींस हमारी ऑर्गेनाइजेशन पर इफेक्ट आता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, साउंड गोल्स। साउंड गोल्स माने चूजिंग द राइट पाथ इज चैलेंजिंग, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस विल हेल्प मेक द राइट डिसीजन टू मेक ऑर्गेनाइजेशन मोर इफेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग को और इफेक्टिव और एफिशिएंट बनाने के लिए स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ही होती है, ये हेल्पफुल फैक्टर होती है राइट डिसीजन को चूज करने में। ठीक है, क्योंकि उस राइट डिसीजन को चूज करना बहुत एक चैलेंजिंग वर्क होता है। ठीक है, तो इस और अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसा करने में सक्सेसफुल हो पाता है, शायद तभी वो अपने गोल या ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर पाता है। ठीक है। नेक्स्ट बेनिफिट क्या है, एक्सटर्नल फोकस। उसमें क्या है, एन इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन कैन आइडेंटिफाई एंड रिस्पॉन्ड टू अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। इंटरनल फोकस अलोन इज नॉट इनफ। अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को बीइंग अ बिजनेस ओनर, अगर अपनी ऑर्गेनाइजेशन को आप सक्सेसफुल देखना चाहते हैं या इफेक्टिव और एफिशिएंट देखना चाहते हैं, उसके लिए आपको न सिर्फ इंटरनल ध्यान देना होगा, साथ ही साथ एक्सटर्नल भी आपको फैक्टर्स पर फोकस करना होगा। शायद तभी आप अपनी अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्या दे रखा है, क्लियर एक्सपेक्टेशंस। क्लियर एक्सपेक्टेशंस मींस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो जितने भी लोग शामिल हैं या जिन पर भी उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर एक की जो एक्सपेक्टेशंस हो बहुत ही क्लियर हो, शायद तभी वो ऑर्गेनाइजेशन में हेल्प क्या बोले वर्क करने वाली स्ट्रेटजी से, एप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी से प्रॉपर्ली रिलेवेंसी उसकी कर पाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है बेनिफिट, इफेक्टिवनेस। एनालिसिस विल हेल्प स्ट्रेटेजिक मार्केटर meet his objectives in a smarter, more effective and savvy way, means efficient way। जितनी अच्छी तरीके से कोई भी स्ट्रेटेजिक मार्केटर अपने स्ट्रेटजीज की एनालिसिस के थ्रू अपने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर पाएगा। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेटेजिक एनालिसिस के ही थ्रू हो पाएगा। इट इज एन endless source of ideas that will inspire him to innovate and improvise। ये क्या है, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस क्या है, वो एक एंडलेस सोर्स ऑफ आइडिया मींस कभी ना खत्म होने वाला ये वो आइडिया है जो कि ऑलवेज ऑर्गेनाइजेशन को क्या करेगा, इनोवेट करेगा और इम्प्रोवाइज मींस अपने आप में चेंजेस करने के लिए मोटिवेट करेगा। क्लियर हुआ स्ट्रेटेजिक एनालिसिस? यस मैम। ओके, हम ये पीडीएफ अभी शेयर करेंगे तुम लोगों के साथ, और जो एक पेज छूटा है उसकी भी फोटो शेयर करेंगे, पढ़ लेना एक बार। और आज की क्लास का टाइम अब खत्म हो रहा है तो हम क्लास फाइंड अप करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत होगी तो नेक्स्ट क्लास से पूछना, नेक्स्ट में हम बता देंगे। फाइन, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो मैम, जैसे कि यूनिट हमारी यूनिट थर्ड चल रही है, ऑपरेशंस की होगी तो उसमें टाइम से ऐड हो जाना। 1 बजे यूनिट कौन सी चल रही थी? क्या सुनाई नहीं पड़ा?
मैम मैम ये कौन सी यूनिट चल रही थी? यूनिट थर्ड शायद चल रही है। वेट यस मैम मैम यूनिट सेकंड थर्ड चल पूरी रही है। कंप्लीट हो चुकी है। बेटा हाँ ये थर्ड यूनिट चल रही है, सेकंड तो ऑलरेडी कंप्लीट हो गई थी। जब लास्ट कल के पहले एक दिन, जिस दिन थर्सडे को तुम लोगों के लेक्चर लिए थे, माइकल पोर्टर Yes, की ma'am. वैल्यू चेन एनालिसिस कराई थी, जेनरिक स्ट्रेटजीज कराई थी, उन सब के साथ ही हुआ था कंप्लीट यूनिट 2। ओके। तो मैम आज आपने जो भी पढ़ाया ये सारा यूनिट थर्ड का कोर्स है? हाँ ये यूनिट थर्ड का पार्ट है। ओके। अभी हम पीडीएफ शेयर करेंगे, पीडीएफ में काफी ज्यादा पेजेस होंगे, तो उससे परेशान नहीं होना, अभी हमने सब नहीं पढ़ाया है, ठीक है? ओके मैम। ओके बेटा, अटेंडेंस पोस्ट कर देगा कोई? यस मैम। ओके ठीक है, फिर मिलते हैं ऑपरेशंस की क्लास में। फाइन। Okay, ma'am. ओके बेटा। ओके Thank you, ma'am. थैंक यू। ओके बेटा।